आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है लोन कंसोलिडेशन। लोन कंसोलिडेशन का मतलब मैं आपको बता देता हूं। मैं आपका ज्यादा फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे मैं टॉपिक पे आता हूं। तो लोन कंसोलिडेशन का सीधा सा मतलब है कि सभी लोन को कंबाइन करना, कंसोलिडेट ना या मर्ज कर देना। अब देखो क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका लोन चल रहा होता है, 4 या 5 लोन या 2-3 लोन, जो भी होता है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ अलग अलग टाइप के लोन होते हैं। अब ये सभी लोन का क्या है, ईएमआई जो है वो अलग अलग डेट पे आती है, और ईएमआई अलग अलग डेट पे आने की वजह से ये सब जो है मैनेज नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जो है लोन कंसोलिडेशन एक सॉल्यूशन होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो सभी लोन होते हैं इसको मर्ज कर दिया जाता है। मान लो अगर आपका क्रेडिट कार्ड का 1 लाख रुपए है, और आपका पर्सनल लोन भी लगभग 1 लाख रुपए है, और कुछ स्टूडेंट लोन वगैरह भी है। ठीक है, अब सबकी ईएमआई आप अलग अलग डेट पे कर रहे हो। मान लो आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो 14 तारीख को आ रहा है, और जो आपका पर्सनल लोन है वो 2 या 3 तारीख को आ रहा है। तो अभी आपने एक ईएमआई पे की है और फिर कुछ दिन बाद दूसरी ईएमआई आ गई, तो इसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। खास करके जो जॉब करने वाले लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होती है, और ईएमआई जो है मिस भी हो जाती है। तो देखो, इसका एक सॉल्यूशन यही है कि आप लोन कंसोलिडेशन करवा दो। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ। आपने जैसे मान लो कि आपका 1 लाख रुपए लोन है क्रेडिट कार्ड का, और 1 लाख रुपए है पर्सनल लोन, ये दोनों को मर्ज किया आपने, तो आपका जो है जैसे 1-1 लाख रुपए दोनों का है, ये टोटल एक लोन क्रिएट हुआ। इसमें बैंक जो है वो आपका जो क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, वो दोनों का बैंक पेमेंट कर देती है। बैंक पेमेंट करेगी, आपके नाम पे सिर्फ अभी एक लोन चल रहा है, और उसकी हर महीने एक फिक्स ईएमआई कर दी जाती है। अब आपको हर महीने जो, मान लो कि एक लोन का 5,000 रुपए ईएमआई पे करना पड़ रहा था, और एक क्रेडिट कार्ड का 10,000 रुपए पे करना पड़ रहा था, तो लगभग 15,000 रुपए हर महीने जाते थे, और वो भी अलग अलग डेट पे। अब यहाँ पे सॉल्यूशन ये निकला कि आपका जो लोन है वो मर्ज करके आपकी हर महीने एक फिक्स्ड ईएमआई कर दी गई, जो कि मान लो 5,000 6,000, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए रखना चाहते हो। उसके बेस पे आपकी ईएमआई फिक्स होगी, और उसी के बेस पे आपका जो है इंटरेस्ट वगैरह भी उसमें लगता है। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको कैसे करना होता है, कहाँ से ये सारी चीजें प्रोसेस होती हैं। देखो, इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप बैंक में जाओ, बैंक में जाओगे तो आपका जो है इंटरेस्ट कम लगेगा, और अगर आप किसी एनबीएफसी कंपनी के पास जाते हो तो आपका इंटरेस्ट हाई लगेगा। अब देखो, बैंक ने क्या किया, भाई लोन तो दे दिया, सबको अलग अलग लोन दे दिया। अब बैंक ने यहाँ पे दिमाग लगाया, पैसा कमाने का एक और तरीका इनको मिल गया कि भाई कंसोलिडेट करवाओ। सिंपल सी बात यह है कि आपने 2 लोन लिया है, बैंक इसमें क्या है, विद इंटरेस्ट अमाउंट पे कर देती है। इंटरेस्ट के साथ में जो ईएमआई था वो बैंक ने पे किया। अब जो कंसोलिडेट करके आपका जो एक नया लोन क्रिएट हुआ है 10 से 12% इंटरेस्ट पे, उसका जो इंटरेस्ट लग रहा है वो आपके पास से ही जा रहा है। अब बैंक यहाँ से भी पैसा कमाती है। और आपको ये एक बात और बता देता हूँ, ये जो कंसोलिडेशन है ये किस काम में और भी आता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिसका 5-6 लोन होता है, और उनको क्या है कि एक लोन पे करने के लिए दूसरा लोन लेने के लिए जाते हैं। अब ऑलरेडी आपका 4-5 लोन एक्टिव है, बैंक लोन देती ही नहीं है। जब बैंक लोन नहीं देती है तो फिर आप उसका पेमेंट कैसे करोगे? तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है कि आप कंसोलिडेट करवाओ। और मान लो अगर आपको दूसरा लोन मिल भी जाता है एक लोन का रीपेमेंट करने के लिए, तो जरूरी नहीं कि वो उसका इंटरेस्ट जो है कम लगे। अगर आप पर्सनली दूसरा लोन लेने के लिए जाते हैं तो उसका इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। कंसोलिडेशन में हो सकता है आपको ये इंटरेस्ट 10 से 12% आए, और आप जो अलग से लोन लेने का ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, उसमें हो सकता है 15 से 20% या 14% लगे। तो ये होता है सिंपल सा फंडा कंसोलिडेशन का। आपका मैं एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपका मान लो जैसे कि मैंने बताया कि 1 लाख रुपए है, दोनों लोन 1-1 लाख रुपए है, और आपने दोनों का 20-20 हजार रुपए पेमेंट कर दिया है, तो बैंक यहाँ पे जो है आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट ही कंसीडर करती है। मान लो आपने 20 हजार रुपए पे कर दिया है, 80 हजार रुपए ही बचे हैं, तो बैंक यहाँ पे वही 80 हजार रुपए ही कंसीडर करेगी, ना कि पूरा अमाउंट। आप नहीं तो आपको पूरा फिर से रीपेमेंट करना पड़ जाएगा, तो आपका तो नुकसान ही हो जाएगा ना। तो बैंक इसलिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट कंसीडर करती है। आपने जो रीपेमेंट कर दिया है वो अमाउंट नहीं काउंट किया जाता है, यहाँ पे वो कंसीडर नहीं किया जाता। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, ये कैसे आप जो है कंसोलिडेट करवा सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लाइक जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ये चाहिए होगा। और आपका जो है लोन है तो लोन अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आपको देनी होंगी। ये सारी चीजें आपको बैंक में जाके सबमिट करना होगा। बैंक में जाके ही होगा, ऑनलाइन एनबीएफसी ऐप के थ्रू होता है, जिसका इंटरेस्ट ज्यादा होता है, और मुझे
ऑनलाइन ऐप के ऊपर भरोसा भी नहीं रहता है, तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी ऑनलाइन ऐप की तरफ जाएं, क्योंकि ये जो है बैंक से नेगोशिएट ही नहीं कर पाते हैं ज्यादातर, तो उसमें नुकसान आपका ही होता है। तो आप यहाँ पे, और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपका सिबिल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इससे। आप रीपेमेंट तो टाइमली कर ही रहे हो, सिविल पे पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। और बाकी अगर आपका कुछ और भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आपका जो भी डाउट्स है वो जो है कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कर देना। जैसे ही मैं आपके कमेंट देखता हूँ मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।